नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाला परिवार। साथियों, इस वीडियो पर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न 1.2 का 5वां नंबर सवाल। गौर से देखते जाएं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या 6 के घाते n जो है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। एक बात समझो यार, जो ये सवाल है ना, ये थ्योरी वाला सवाल है। मतलब 2 लाइनें लिखनी है, सवाल का आंसर आपके सामने आ जाएगा। बस आप समझें कि कोई संख्या 0 यानी कोई संख्या 0 कब हो सकती है, आप ये समझें। आप एक बात बताएं, उसने कहा कोई प्राकृतिक संख्या 6 के घाते n के लिए क्या कोई n का ऐसा कोई मान है, यानी 6 के घात पर ऐसा कोई अंक चढ़ा दें, यानी पावर लगा दें जो कहा है 0 पर समाप्त हो, यानी इकाई अंक क्या है 0 हो जाए। तो एक मजे की बात सोचो, 0 अगर हमें किसी गुणनफल में 0 लाना है तो उनके गुणनखंड में क्या है 2 और 5 का आना जरूरी है। या तो 2 2 आ रहा हो तो 0 कभी नहीं हो सकता, या 5 5 आ रहा हो तो 0 कभी नहीं हो सकता, यानी 2 और 5 का आना बहुत जरूरी है। ये वाला जो सवाल है ना, सीधे उपयोग करा रहा है किसका, अभाज्य गुणनखंड विधि का। किसका, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करा रहा है। अब 6 के अगर मैं देखूं यहाँ पर फैक्टर, तो 6 के फैक्टर अगर किए जाए तो 2 गुणे 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 2 गुणे 3। तो क्या 2 गुणे 3 में कहीं 5 दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे 5 नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात एक बात समझें, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 लाना हो, क्या लाना हो 0 लाना हो, तो उसके गुणनखंड में उस संख्या के फैक्टर में गुणनखंड में 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। या तो 5 5 आ रहा है तो कभी नहीं 0 आ सकता, या 2 2 आ रहा है तो कभी नहीं 0 आ सकता। आएगा कब 0, जब 2 और 5 दोनों हों। लेकिन हमारे सामने संख्या कौन सी, उसने कहा 6 के घाते n पर। क्या 6 के घाते n पर ये कभी संख्या कोई 0 पर समाप्त हो सकती है। अच्छा n पता है, कोई समझ ना पा रहा हो n क्या है, तो n का मतलब कोई घात है। जैसे 6 के घाते 1 लगा दिया, 6 के घाते 2, 6 के घाते 3, ये घाते आप लगा सकते हैं। तो 6 के घाते 6 का 6, 6 6 36, और 36 छक्का कितना हो जाएगा 6 6 36 के लिए 6 हाथ चला 3 6 18 19 20 22 यानी 216। क्या इस तरह कभी भी 6 के घाते 4 कर दिया जाए, 5 कर दिया जाए, 10 कर दिया जाए, 15 कर दिया जाए, तो क्या कभी इकाई अंक 0 हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकती है? तो कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? रीजन यही है क्योंकि इसके गुणनखंड में कभी हमें कहा है 6 के गुणनखंड में 5 नहीं मिल रहा, 2 भर मिल रहा है। वो आपको कहा बताया गया, हमेशा के लिए याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए। कभी भी किसी अंक के पीछे 0 लाना हो तो 2 और 5 का होना क्या है, अति जरूरी है। तो अब इस सवाल का हल करना का हल कुछ नहीं करना, सीधे हल में हमें ये लिखना है, जो थ्योरी 2 लाइन की लिखनी है। क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कि 6 के घाते n पर 6 के गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 गुणे 3 प्राप्त होता है, यहाँ पर 5 प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कभी भी 6 के घाते n 0 अंक पर समाप्त तो नहीं होगा। जिससे ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे काम रफ कर दूं। अब यही आंसर आपको कहा यहाँ पर लिखना, हल में कैसे लिखना, उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, अभाज्य गुणनखंड का कहा उपयोग करा रहा है। हल देखें, हल में आप लिखेंगे कि 6 के घाते n, क्या लिखेंगे आप, 6 के घाते n के अभाज्य, 6 के घाते n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेंगे, 2 गुणे 3 के घाते n प्राप्त 6 के घाते n का, के नहीं 6 के घाते n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 घाते n प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इसलिए 6 के घाते n कभी भी शून्य, शून्य का मतलब 0, कभी भी शून्य अर्थात 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। रीजन क्यों समाप्त नहीं होगी, क्योंकि क्या है रीजन, इससे समझ लें, क्योंकि 0 पर यानी 0 पर, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए क्या 2 और 5 समाप्त होने के लिए, 2 समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में, किसमें, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और
5 का होना, 2 और 5 का होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। जो कि आप देख रहे हैं कि 6 में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 गायब है, इसलिए हमने बताया कि 6 के घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 प्राप्त होता है, इसलिए 6 के घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अति आवश्यक है। तो जो ये वाला सवाल है ना भाई साहब, ये थ्योरी से लिखना था। जो बुक है जिन्होंने कहा है बनाई, उन्होंने कहा है आपका उपयोग करा रहा है आपके दिमाग के कि अभाज्य गुणनखंड विधि आप कितनी समझे। अगर कोई भी कहा संख्या 0 पर समाप्त होना है, हमेशा कॉन्सेप्ट याद करें कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का आना अति महत्वपूर्ण है। यदि 2 और 5 नहीं आ रहा तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। जो हमने हिंदी लिखी है इसका रट्टाफिकेशन कभी नहीं करना है, रटना कभी नहीं है, अपने मन की अंतर्भावना लिख देनी है। आपको पता है ना, रीजन पता है कि 2 और 5 नहीं, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, वही तो छाप देना है यहाँ पर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। 6वां नंबर सवाल कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल, कॉन्सेप्ट वाला सवाल। देखिए कैसे मैथ को भाई साहब आनंद पूर्वक लीजिए आप। टेंशन जिंदगी में बहुत है, मैथ पढ़ने में टेंशन कभी नहीं करनी, गणित पढ़ने में टेंशन अगर मेरे रहते टेंशन हो रही है तो फिर कहा मेरा रहना बेकार हो गया। तो इस वजह से कहा है बिल्कुल आनंद पूर्वक समझें। उसने कहा क्या है, उसने ये कहा है कि भैया ये बताइए, हमने कहा पूछिए जनाब क्या पूछ रहे हैं। उसने कहा कि 7, हमने कहा ठीक है, गुणे, उसने कहा 13, हमने कहा बहुत सही, 7 गुणे 11 है, क्या है 7 गुणे 11, गुणे में कह रहा है 13, हमने कहा बहुत सही, और प्लस का 13, ये लीजिए, एक इसकी चर्चा कर रहा है और एक साथ में चर्चा कर रहा कह रहा है और, हमने कहा और किसकी भैया चर्चा कर रहे हो, उसने कहा और 7 गुणे 6, गुणे में क्या है 5, गुणे में क्या है 4, गुणे में क्या है 3, गुणे में 2, गुणे में 1 प्लस का 5। कह रहे जो ये संख्याएं आपके सामने लिख दी गई है, 2 संख्या है जो गुणनफल के रूप में लिखी हैं, ये संख्याएं भाज्य तो हैं लेकिन क्यों है। पहली बात आप बताइए भाज्य हैं, हमने कहा हाँ भाज्य हैं, तो कह रहा क्यों है, भाज्य होने का कॉन्सेप्ट है आपकी, आप बोल रहे हैं कि भाज्य हैं। एक बात बताओ भाई साहब, ये भी बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड विधि का कहा उपयोग करा रहा है, यानी उसके अनुप्रयोग आपके सामने कहा रख रहा है। देखिए आइए मेरे साथ हैं, मोहन प्यारे इधर आओ, देखो यहाँ पर देखो, गौर से देखो क्या है कि कभी भी अगर मैं लिख दूँ 2 गुणे 3 और गुणे में क्या लिख दूँ मैं 2 गुणे 3 और प्लस का क्या लिख दूँ 6 लिख दिया, ठीक है। अच्छा तो 6 तो वैसे हो गया यार भैया, इनका 8 लिख दिया, क्या लिख दिया 8। तो अब एक बात बताओ, 2 गुणे 3 प्लस के 8 में कॉमन क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ जानते हैं ना, उभयनिष्ठ का मतलब आप कहेंगे भैया 2 हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 से तो कहा 2 निकल आया, प्लस जो 8 से निकल रहा है, वो 8 से क्या निकल रहा है 4 निकल रहा है, क्या निकल रहा है 4। तो अगर 2 उभयनिष्ठ आ गए तो क्या मैं 2 का भाग नहीं दे सकता कि 2 से 2 चला जाएगा, देखो कट गया कि नहीं कट गया। अर्थात उभयनिष्ठ होने का मतलब है कि जो संख्या उभयनिष्ठ हो रही है, जो कॉमन हो रही है, उसका भाग पूर्णतः जा सकता है। फिर समझे गौर से, यही तो समझना। लौट के आओ इधर मेरे साथ आओ, देखो यहाँ 2 हमने उभयनिष्ठ लिया, तो जो उभयनिष्ठ कॉमन है तो मतलब उसका भाग है जा रहा है, क्योंकि नीचे अगर मैं उसी का भाग देंगे तो 2 से 2 कट गए, 3 + 4 बचा कि नहीं बचा। तो यहाँ से ये तय होता है कि जब हम उभयनिष्ठ कॉमन लेते हैं वास्तव में उस संख्या का भाग है जा रहा होता है। और एक बात बताएं, प्रत्येक वह संख्या जिस संख्या में का भाग किसी न किसी संख्या का जाता है वो कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य। एक के अलावा यदि किसी संख्या का भाग जाता है वो कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा किसी भी संख्या से कहा विभाज्य हो रही हो, एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से कहा है भाज्य हो रही हो, मतलब भाग उनमें जा रहा हो, तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो गौर करो, यही नियम सेम टू सेम यहाँ पर गौर करना है। ये भी देखो हिंदी वाला सवाल है, बेहतरीन सवाल, लाजवाब। देखो कैसे, अगर मैं इस संख्या को गौर से देखूँ, इस संख्या को 7 गुणे, देखो आप लिखेंगे इसलिए या फिर लिखेंगे आप चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि, आप देखेंगे कि 7 है, ठीक है, गुणे में क्या है 11 है, बहुत सही 11 है आपका, गुणे में क्या है 13 है और प्लस का 13 है। दिमाग को ठंडा रखें, कूल डाउन करके चलना, ठीक है। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस का 13 है, हमने कहा बहुत सही भाई साहब, बेहतरीन कार, चुनिंदा कार। और जो लगा है और भी लगा दिया, हमने कहा लो एक संख्या और उसने थमा दी हमारे हाथ में, बोले इसका तो बताना साथ में इसका भी बताओ। हमने कहा ये कौन सी बला है, इसको भी देखेंगे। हमने लिखा 7 गुणे 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 और साथ में क्या कर दिया प्लस का 5 कर दिया, क्या प्लस का 5 कर दिया। जैसे हमने इन नंबरों को देखा यार, अर्थात इस संख्या पर नज़र डाली तो हमें एक बात
का है यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि जो गुणे में संख्या लिखी होती है वो एक पद माना जाता है। ये पूरा का पूरा का है एक पद है, ये अलग से पद है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरे का पूरा जो गुणे में संख्या लिखी है एक पद माना जाएगा, ये वाला का अलग पद माना जाएगा। तो क्या इन दोनों पर मतलब इस संख्या पर कोई उभयनिष्ठ संख्या दिख रही है जो कॉमन हो सके? तो जो भैया सभी जगह प्राप्त हो, जो सभी जगह कहा दिखाई दे वो कॉमन होता है। तो आप बोलेंगे हाँ 13 यहाँ है, 13 यहाँ, यानी 13 हम कहा बाहर कर सकते हैं। हमने कहा जैसे हमने कहा 13 कॉमन लिया, बाहर कर दिया 13 को बाहर कर दिया, तो देखो अंदर का बचा 7 बचा, गुणे में 11 बचा, और देखो 13 तो बाहर आ चुका है, तो सीधे प्लस का बचा 1 बचा। क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है सभी जगह से उठा करके बाहर कर देना, यानी देश निकाला कर देना। 13 यहाँ 13 यहाँ, ठीक है। अब देखो बीच में और लिखा है, और लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, तो आप देखें जो 5 है, ये देखो ये है 5, यहाँ पर भी 5 मिल रहा है, तो एक अलग पद में भी कहा है 5 बैठा कि नहीं बैठा, बैठा है, अर्थात मैं 5 का उभयनिष्ठ कॉमन ले सकता हूँ, यानी 5 को बाहर ला सकता हूँ। जैसे 5 बाहर लेके आया वैसे बताएं क्या बचेगा। आप कहेंगे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे का 3 गुणे का 2 गुणे का 1, क्यों? क्योंकि 5 बाहर आ चुका है, और प्लस का यहाँ से भी 5 बाहर आ गया, और जहाँ से कहा सब कुछ कॉमन हो जाए वहाँ सबका मालिक कौन बचता है, 1 बचता है, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आप गौर से देखें, क्या देख रहे हैं, 13 यहाँ कॉमन हो गया, 5 यहाँ कॉमन हो गया, अर्थात इस संख्या में अगर मैं 13 का भाग देना चाहूँ तो 13 का भाग दे सकता हूँ। अगर बटा 13 लगा दिया तो 13 से 13 जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। और देखिए अगर बटे में 5 लगा दूँ, यानी 5 का भाग इसमें देना चाहूँ तो 5 का भाग भी चला जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकला कि 13 और 5 दोनों संख्याओं में अलग अलग उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन है, और जब उभयनिष्ठ कॉमन है तो अर्थात इन संख्याओं का इस संख्या पे भाग जा रहा है। वो आपको बताया कि यदि किसी संख्या पर एक और उसी संख्या के अलावा किसी भी संख्या का भाग जा रहा है तो संख्या क्या मानी जाती है, भाज्य मानी जाती हैं। तब हमें जो लिखना है रीजन लिखना है, और जो रीजन लिखना है यही लिखना है, अंदर से निकले, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं कि तुम रट के आओ सीधे 2 लाइनें छापो खत्म कहानी। आपको समझना है क्यों भाज्य है, तो सीधी सी बात है, यहाँ 13 उभयनिष्ठ है इसलिए भाज्य है, इसमें 5 का भाग जा रहा है इसलिए भाज्य है। हम बता दिए कि क्यों भाग जा रहा है, क्योंकि उभयनिष्ठ है इसलिए कहा भाज्य है। तब लिखेंगे आप क्या है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे चूंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 में 13 उभयनिष्ठ कॉमन है, उभयनिष्ठ 13 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 13 उभयनिष्ठ का है गुणनखंड है तथा आप इस वाली संख्या में लिखेंगे 5 गुणे 5 कहे को 7 से शुरू है ना, कहाँ से 7 से शुरू है, तो हम लिखेंगे तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का है 5 में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लीजिए 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखो यदि 13 वहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो अर्थात पहली संख्या 13 से और दूसरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो अतः पहली संख्या 13 से, पहली संख्या किससे, 13 से, तथा दूसरी संख्या कौन सी, तथा दूसरी संख्या किससे, 5 से, किससे, 5 से विभाज्य होगी। क्या होगी, विभाज्य होगी। और जब भाई साहब विभाज्य होगी तो इसलिए क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अतः तो हो गया ना, विभाज्य होगी, इसलिए दोनों संख्याएं, हमने रीजन बता दिया पूरे का पूरा, इसलिए दोनों संख्याएं हैं भाज्य होंगी। तो प्रश्न ने भी कहा था भाज्य है, लेकिन हमसे रीजन पूछ रहा था क्यों भाज्य है। तो भाई साहब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का एक कॉन्सेप्ट ही लगाना है, जहाँ जहाँ उभयनिष्ठ हो जाए वो भैया उस संख्या में उसका भाग जा रहा है, वो आपको बताया गया। यदि एक और उसी संख्या के अलावा किसी भी संख्या का भाग जा रहा है तो वह संख्या क्या भाज्य मानी जाती हैं। उसी को कहा हमने खर्रे के रूप में, यहाँ का हिंदी के रूप में लिख दिया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 7वां नंबर प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन पर देखते जाएं, आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है।
कोई खेल का मैदान है और खेल के मैदान के चारों ओर कैसे एक वृत्ताकार पथ यानी रास्ता है, बहुत सही। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक सोनिया नाम की धावक है, उसे एक चक्कर लगाने में कितना 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि एक दौड़ने वाला बालक है, उसे कितना है 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बेहतरीन सवाल, एकदम कॉन्सेप्ट पर आधारित आपका है, आपने पढ़ लिया होगा, सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए कहा यहाँ पर देखते हैं। उसने कहा एक खेल का मैदान है, उस पर क्या है वृत्ताकार पथ है। कैसा है वृत्ताकार पथ है, देखो भैया, तो वृत्ताकार पथ हमने कहा बना दिया। आप समझेंगे कि एक वृत्त है, क्या है वृत्त है, वृत्त की ही तुलना देंगे, बकाया आकृति चाहे आपको जैसी देखें, ठीक है। तो एक वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ पर दो धावक, एक सोनिया एक रवि नाम के, एक सोनिया नाम की बालिका है और एक रवि नाम का बालक है, जो कहा दौड़ेंगे यानी इसका एक चक्कर लगाएंगे। तो जो सोनिया है, आप समझें, दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो मैं स्थान मान लूँगा, माना यह है, तो यहीं पर कहा सोनिया है और इसी स्थान पर क्या है रवि बाबू हैं, दोनों इसी स्थान पर। तो देखें, अगर मैं सोनिया की बात करूं तो सोनिया ये है, समझना है आपको, सोनिया ये है। सोनिया यहाँ से दौड़ना शुरू करेगी, एक ही जगह शुरू कर रहे हैं, और रवि भैया भी कहा है यहीं पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं मुस्की गालते हुए, ये रवि भैया हैं, और दोनों एक ही जगह से यानी इस जगह से कहा चलना प्रारंभ करते हैं। लेकिन सोनिया के एक रिकॉर्ड है, सोनिया का है एक चक्कर 18 मिनट में करती है और रवि भैया का है एक चक्कर 12 मिनट में कर लेते हैं। तो जो दिए है पहले आप लिखें चूंकि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, भाई साहब जो हिंदी है अंतरात्मा से लिखनी है, जो सवाल का है वही लिख देना। वही तो कह रहा था, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, हमने लिख दिया क्योंकि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, तो आप कहेंगे 18 मिनट। बहुत सही भैया, 18 मिनट हो गया। आप लिखेंगे चूंकि रवि बाबू हैं हमारे, कौन है रवि बाबू, तो रवि को एक चक्कर, वही कॉमन है, लगाने में लगा समय, जो समय लगा वो कितना है 12 मिनट लगा। कितना लगा 12 मिनट लगता है। इनका एक रिकॉर्ड है, इनके पास का रिकॉर्ड है। सोनिया, ये कहा सोनिया है, सोनिया कहती है भैया मैं एक चक्कर का है 18 मिनट में लगा लेता हूँ, तो रवि कहता है हम तुमसे थोड़ा ना कम है, हम कहा 12 मिनट में लगाते हैं। ये रवि बाबू है, कौन है रवि बाबू। अब देखो, अब अलग अलग दोनों की क्षमताएं हैं, दोनों को एक जगह का है, एक जगह से चलना प्रारंभ करने के बोला गया, तो भैया रवि बाबू पहला चक्कर जल्दी लगा लेंगे क्योंकि 12 मिनट में, दूसरा का है ये सोनिया 18 मिनट में लगाएगी। तो ऐसे ऐसे शुरू करके गैपिंग इनके बीच में बनती जाएगी। वो आखिरी में एक ऐसा समय फिर आएगा कि एक साथ ही पुनः मिलेंगे। तो एक बात दिमाग में बैठा लें, कभी भी कहा जाए कि कोई धावक हैं इतने इतने समय में ये पूरा कर लेते हैं, एक साथ पुनः एक कब मिलेंगे, इस तरह के सवाल आ जाएं। कभी भी आ जाए कि मंदिर की घंटियां हैं इतने इतने समय बजती हैं, एक साथ ही कब बजेंगी, ये आ जाएं। कभी भी कहा है भाई इस तरह के सवाल आ जाएं आपके घंटियों वाले, या फिर इस तरह के आ जाएं बल्ब वाले की एक मतलब कई बल्ब हैं जो इतने इतने समय प्रकाश है जलते हैं, एक साथ कब जलेंगे। कभी भी आपके सामने सवाल इस तरह के आ जाएं एक साथ ही कब आएंगे, पुनः एक साथ ही कब मिलेंगे, इस तरह के सवाल हमेशा का एलसीएम से होते हैं, यानी लासापा से होते हैं। लासापा की एक क्वालिटी है पहचानने के इस तरह के सवालों की। फिर दिमाग में बैठा लें, इधर आएँ, देखें, समझें, फिर से देखें। ये जो सवाल है ये वाले आपको हमेशा ध्यान देना है। यही तो कह रहा है कि पुनः एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं, पुनः एक साथ कब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सोनिया 18 मिनट है तो पीछे रह जाएगी, रवि पहले आ जाएगा, गैपिंग बनती जाएगी, तो ये गैपिंग कब समाप्त होगी। इस तरह के सवाल हो। कभी सवाल आ जाए घंटियों वाले के, एक मंदिर की घंटियाँ इतने इतने समय बजती हैं, एक साथ कब बजेंगी। कभी बल्ब वाले आ जाए कि कई बल्ब इतने इतने समय पर एक साथ जलते हैं, पुनः एक साथ कब जलेंगे। कभी भी एक साथ मिलाना हो, सबको इकट्ठा करना हो, तो हमेशा एलसीएम बनेगा। क्या बनेगा? एलसीएम। तो मैं लिखूंगा इसलिए सीधे हालांकि हो रात में लिखूंगा, इसलिए पुनः एक साथ कौन है? पुनः एक साथ किन है? रवि और सोनिया। तो पुनः एक साथ मिलने का समय, पुनः एक साथ मिलने का समय, किनके मिलने का समय? तो सोनिया और रवि के। तो क्या होगा भैया? सीधे लिखेंगे हम LCM, किसका 18 और 12 का। लीजिए
सीधे खत्म कहानी। क्या है मैं बताया मैंने भाई, इस तरह के सवालों को आपका दिमाग में बैठा ले, तुरंत पहचान लेना, तुरंत इनको कैच कर लेना कि इस तरह के सवाल है तो बिल्कुल एल्शियम से होंगे। रीजन क्यों एल्शियम से होंगे? क्योंकि ये कहा जो एल्शियम निकल के आता है तो वह संख्या निकल के आती है जो दोनों से क्या होती है, विभाज्य होती है। तो चलिए पुनः एक साथ मिलने का समय क्या है, एल्शियम 18 और 12 का। एल्शियम आपको कहाँ निकालना आता है, चाहे आप अभाज्य गुणन विधि से करें चाहे भाग विधि से। मैं तो ऐसे कर दूंगा, कैसे देखें, मैं लिखूंगा चूंकि 18 बराबर कहाँ हो जाएगा, तो एक एक्स के फैक्टर हो जाएंगे, 1 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 3 3 9 दूनी 18, 18 का नम का 18 लिखूंगा, चूंकि 12 का लिखूंगा 12 बराबर कहाँ हो जाएंगे, तो 1 गुणे 2 गुणे और 3, क्यों 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का नम 12। तो भैया 18 और 12 के फैक्टर हो गए, एक लाइन मार दूंगा। अभी आपको एल्शियम खूब सिखा के आया कि एल्शियम कैसे निकलेगा, 18 और किसका 12 का एल्शियम निकलेगा। अब देखो आप एल्शियम निकालना जानते हैं, आपको कहा बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। एल्शियम एक कैसा व्यक्ति है, एक नरम दिल इंसान है। ये कहता है जो मेरे दोनों नियम पालन करे उन्हें पहले बुलाइए, और जो पालन नहीं करे उन्हें भी बुलाइए। सबका साथ सबका विकास एल्शियम का नारा है। एल्शियम कहते हैं भैया सबका साथ होगा और सबका क्या होगा, विकास होगा, और साथ में सबका क्या है, विश्वास भी लेके चलना है। तो देखिए 1 से 1 आया, कोई बात नहीं। 2 2 कटे भैया, 2 मिले 2 आया। अब देखो 3 से 3 1 मिला, 1 3 भी आया, बहुत सही। अब क्या है, 2 3 को छोड़ दिया जाए, एल्शियम बोलेगा ना बाबू ना, 2 3 को कहा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यानी फिर से लेना है। तो देखो 2 आ जाएगा और फिर से कहा 3 आ जाएगा। चलिए गुणा कराएं, तो 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 ती 36, 12 ती क्या हो जाएगा 36, जो निकलेगा ये मिनट निकलेगा, क्या निकलेगा मिनट। तो अब आपका आंसर क्या होगा, ये दोनों सोनिया और जब रवि नाम के 2 धावक हैं, अगर ये एक स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे तो 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद देखें यहाँ गौर से, 36 मिनट बाद का है पुनः मिलेंगे। तो आप लिखेंगे अतः, आंसर नीचे आपको लिखना है, यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अतः सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद, कितने 36 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। लीजिए, तो यह तो कह रहा था कि कब ये पुनः आपस में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको कहाँ समझ में आ रहे हैं। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो भैया यदि आपको कहाँ समझ में आता है तो भैया थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करें। वीडियो को लाइक तो करना ही करना है यार, ठीक है। अगर आप नए हैं तो कहा चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों को कहा शेयर भी करना है, ध्यान देना इस बात का। चलिए।